दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्लिस्ट ऑनलाइन पोर्टल में। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, हम लोग कर रहे हैं टीसीएस के 4600 क्वेश्चन के जीके की सीरीज, जो उसने जितने भी एग्जाम्स लिए थे 2020 में एसएससी के, उसमें पूछे थे। तो उसका ये पार्ट 8 है। इससे पहले के 7 पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर उनको देख सकते हैं, आपको उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो इस वीडियो हम लोग करेंगे एसएससी सीजीएल का 3 मार्च को जो पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट में, उनमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा जितने भी पेपर्स हैं आपके, उनको भी देखेंगे हम लोग। इस तरीके से आप लोग टोटल 4600 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बढ़ जाएगा। साथ साथ आपको यह भी पता चलेगा कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर्स कैसा पूछा जाता है, पॉलिटी हिस्ट्री कैसी पूछी जाती है, और आपके क्वेश्चन तो कलेक्ट होंगे ही। तो इस समय बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हम लोग सीधे चलते हैं क्वेश्चन पर। और आपको अपनी तैयारी में मेरा छोटा सा सहयोग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था, निशाकाश यानी कि रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है एक तारामंडल। आपका मन करेगा कि यही वाला ऑप्शन हम टिक कर दें, लेकिन इसमें यह वाला गलत ऑप्शन है, क्योंकि जो तारामंडल होता है वो तो कई तारों का समूह है, और तारा एक ऐसा पिंड होता है जो अपने प्रकाश से चमकता है, जबकि ग्रह दूसरे तारे के प्रकाश से चमकते हैं। जबकि इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, रात्रि के आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि अपने प्रकाश से या दूसरे के प्रकाश से, तो चमकते तो ग्रह भी हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा खगोलीय पिंड। जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज होती हैं वो सब रात्रि में चमकती हैं, भले ही वो दूसरे के प्रकाश से क्यों ना चमकें। और इसके अलावा क्षुद्र ग्रह आप जानते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रहों की पूरी पट्टी पाई जाती है, एस्ट्रॉयड कहते हैं इनको। और उल्का पिंड जो होता है वो एक तरीके का क्षुद्र ग्रह ही होता है, लेकिन वो धरती के जब काफ़ी करीब से गुजरता है तो धरती उसको अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच लेती है, और वायुमंडल में प्रवेश करते समय ज़्यादा गति होने के कारण उसमें आग लग जाती है, और वो धरती पर आग का गोला बन के गिरता है। और ऐसा माना जाता है कि इन्हीं उल्का पिंडों के गिरने के कारण पृथ्वी से डायनासोर नष्ट हो गए थे। नेक्स्ट पूछा था आपसे, पुरातत्ववेत्ता आर नागास्वामी को किस देश द्वारा रजत जयंती अंतर्राष्ट्रीय कला सम्मेलन में सम्मानित किया गया था? तो देखिए, पुरातत्ववेत्ता आर नागास्वामी जो हैं वो भारत के जाने माने आर्कियोलॉजिस्ट हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का काम क्या होता है? आर्कियोलॉजिस्ट का जो काम होता है, जो प्राचीन वस्तुएं हैं, प्राचीन खंडहर हैं जो धरती के नीचे दब गए हैं, उनको फिर से खोदना और उनका विश्लेषण करना। उनमें जो भी वस्तुएं मिली हैं उनके आधार पर बताना कि इतिहास में लोग कैसे रहते होंगे, वो किन वस्तुओं का प्रयोग करते थे और उनकी संस्कृति कैसी थी। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इतिहास लेखन में, इतिहास के पुनर्निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनमें से जो आर नागास्वामी हैं, इन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है भारत के इतिहास को जानने में। इन्होंने विशेष रूप से जो मंदिरों पर उत्कीर्ण लेख होते हैं उनको पढ़ने में विशेष योगदान दिया है, और इसके साथ साथ जो तमिलनाडु की हिस्ट्री है उसको जानने में भी इन्होंने मदद की। तो इनको जो सम्मानित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय कला सम्मेलन में, ये हुआ था बांग्लादेश में। बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, इनको पद्म भूषण भी मिल चुका है। नेक्स्ट पूछा था, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग KBIC ने पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट, जो कि पहला है, किस राज्य में खोला? तो ये खोला था गुजरात के सुरेंद्रनगर में। और सुरेंद्रनगर से ही थोड़ी दूरी पर गुजरात में एक स्थान है पाटन नाम का। पाटन किसके लिए प्रसिद्ध है? पाटन प्रसिद्ध है पटोला साड़ियों के लिए, जो कि रेशम से बनाई जाती हैं स्पेशली। एक साड़ी को बनाने में लगभग 4 से 6 महीने लग जाते हैं। इनको केवल अमीर लोग ही पहनते हैं पटोला साड़ियों को। इस पर काफ़ी सॉन्ग्स भी बनते हैं। KBIC जो है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, वो काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंतर्गत, यानी कि MSME के अंतर्गत। और इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। नेक्स्ट पूछा था, जनवरी 2020 में गृह मंत्री अमित शाह ने कर्मयोद्धा ग्रंथ नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है? तो बहुत बार रिपीट हो चुकी है, यह है नरेंद्र मोदी जी के जीवन पर आधारित। नेक्स्ट है, जनवरी 2020 में किस राज्य विधानसभा ने राष्ट्रीय प्रतीक और राजकीय फूल फॉक्सटेल ऑर्किड, यहाँ पर इसका साइंटिफिक नेम भी दिया है, को मिलाकर एक नया लोगो अपनाया? तो इन दोनों को, राष्ट्रीय प्रतीक को और अपने राजकीय फूल, दोनों को मिलाकर ये अपनाया था अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा ने। देख लीजिए, यहाँ पर राष्ट्रीय प्रतीक भी है अशोक स्तंभ का, और ये वहाँ का राजकीय फूल भी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में माधवपुर मेला मनाया जाता है? तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आप सोचेंगे ये हो ना हो उत्तर प्रदेश या बिहार में मनाया जाने वाला कोई मेला है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है
माधवपुर मेला मनाया जाता है गुजरात में। देखिए, माधव किसका नाम था? भगवान श्री कृष्ण का नाम था, तो उसी के बेस पर ये मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि गुजरात के पोरबंदर जिले में जो माधवपुर गांव है, वहां पर भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी को अपहरण करके ले आए थे और वहीं पर उन्होंने उनसे शादी की थी। तो उसी से रिलेटेड मनाया जाता है माधवपुर मेला गुजरात में। आपको पता भी होगा कि गुजरात में ही श्री कृष्ण ने द्वारका नामक नगरी बसाई थी और अब ऐसा माना जाता है कि वो द्वारका समुद्र में डूब चुकी है। नेक्स्ट था, निम्नलिखित त्योहारों में से किसका अर्थ मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स होता है लाई हरोबा का मतलब। अब बात आती है ये त्यौहार मनाया कहाँ जाता है? लाई हरोबा ये मनाया जाता है मणिपुर के मीटी समुदाय के लोगों द्वारा, यानी कि मणिपुर में। नेक्स्ट है, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में हम देखेंगे कि अजातशत्रु था कौन, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं। अब देखिए कि अभी हम लोग कहाँ पर हैं प्रेजेंट में हैं 2021 और इससे 20 साल पहले सन 2000 भी रहा होगा। 2000 को कैसे लिखेंगे? 2000 AD लिखेंगे ना, एनो डोमिनी। और एनो डोमिनी क्यों लिखेंगे? क्योंकि कभी ना कभी सन 1 भी तो रहा होगा सन 2000 साल पहले, और ऐसा माना जाता है कि सन 1 में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। तो ईसा मसीह के बाद के जितने भी ईयर्स हैं उनको AD लिखा जाता है, और ईसा मसीह के जन्म के पहले के जितने भी साल हैं अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार उनको BC लिखा जाता है। तो सन 1 से भी पहले आपको पता होगा BC में अशोक का शासन था। कब था? 268 BC में। और अशोक के दादाजी कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। उनका शासन था 324 BC में। आपको डेट्स याद करने की जरूरत नहीं है, मैं बस आपको रिलेट करने के लिए बता रहा हूँ, वैसे भी आपको ये सब याद ही होगा। और ये दोनों लोग कहाँ के राजा थे? ये दोनों लोग राजा थे मगध के। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य बना था राजा, उसके बाद बिंदुसार के बाद अशोक। तो आपको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को संरक्षण दिया था और अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इससे इतना तो पता चलता है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म पहले से मौजूद रहे होंगे, तभी तो इन लोगों ने अपनाया था। मतलब इन दोनों से भी पहले जैन का और बुद्ध का जन्म हो चुका था हिस्ट्री में। कब हुआ था? बुद्ध का हुआ था 563 BC में, और उसी के आसपास हुआ था महावीर स्वामी का। ये हिस्ट्री का वो समय है जब भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी जिंदा थे। उसके बाद से उनकी मृत्यु हो जाती है। बौद्ध धर्म यहाँ से लेके अभी तक चला आ रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है, ये दोनों लोग तो साधु संत थे, तो उस समय राजा कौन था? तो उस समय राजा था मगध का, वो था बिंबिसार। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि बुद्ध का समकालीन कौन है या महावीर स्वामी का समकालीन कौन है? तो इन दोनों का समकालीन है बिंबिसार, और बिंबिसार भगवान बुद्ध का अच्छा मित्र भी था। और बिंबिसार ने किस वंश की स्थापना की थी? बिंबिसार ने की थी हर्यक वंश की स्थापना। और कहाँ इसने अपनी राजधानी बनाई थी? किस पर शासन करता था? ये शासन करता था मगध पर, और इसकी राजधानी थी राजगृह। फिर बाद में बिंबिसार का एक पुत्र होता है अजातशत्रु नाम का, जो राजा बनता है। तो आप अब इस क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे। अजातशत्रु अ रूलर ऑफ हर्यक डिनेस्टी वाज द सन ऑफ बिंबिसार। तो इसका ये बिंबिसार वाला राइट आंसर है। नेक्स्ट पूछा गया था, निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है? तो फेफड़ों के बीच जो ग्रंथि होती है वो होती है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि कहाँ होती है? देखिए, ये है बिल्कुल फेफड़ों के बीचों बीच। ये स्टर्नम जो छाती की हड्डी होती है उसके पीछे स्थित होती है। और थाइमस ग्रंथि का काम क्या होता है? थाइमस ग्रंथि का काम होता है WBC का निर्माण करना। WBC 2 टाइप की होती हैं, एक होती है B लिम्फोसाइट, एक होती है T लिम्फोसाइट। वैसे तो WBC का निर्माण मुख्य रूप से स्प्लीन यानी कि प्लीहा में होता है, लेकिन जो T लिम्फोसाइट होती हैं वो थाइमस ग्रंथि द्वारा पैदा की जाती हैं। और T लिम्फोसाइट का काम क्या होता है? हमारे इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना, जिससे कि हम लोग इन्फेक्शन से लड़ सकें। जो एड्स का विषाणु होता है, HIV वायरस, वो इन्हीं T लिम्फोसाइट कोशिका को बर्बाद कर देता है। और भी देखते हैं हम लोग, जैसे कि जो पीयूष ग्रंथि होती है उसको मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। और हाइपोथैलेमस, ये मस्तिष्क का ही एक अंग होता है। इसका काम होता है शरीर के ताप का नियंत्रण और भूख प्यास पर नियंत्रण। डायरेक्ट इससे क्वेश्चन बनता है, इसको आप याद रखिए। और ये वाली जो पिनियल ग्रंथि है, पिनियल ग्रंथि छोटी सी ग्रंथि होती है मस्तिष्क में। इसको तीसरा नेत्र या मनुष्य की जैविक घड़ी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है तीसरा नेत्र या मनुष्य की जैविक घड़ी? क्योंकि हमारी जो आदतें होती हैं, मान लीजिए अगर हम 4 बजे उठने की आदत बना लें तो ऑटोमेटिक हम 4 बजे जग जाते हैं। या हमारी जो अन्य आदतें हैं वो ये सब पिनियल ग्लैंड द्वारा ही निर्धारित होती हैं। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा कशेरुकी प्राणी नहीं है, यानी कि कौन सा है जो वर्टिब्रेट नहीं है। वर्टिब्रेट वे प्राणी होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो पक्षियों में पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है। स्तनधारी मैमल्स हम लोग हैं जो, उनमें भी पाई जाती है। फिशेज में भी पाई जाती है। अगर रीढ़ की हड्डी काम करना बंद कर दे तो रीढ़ की हड्डी के जिस पार्ट से जो भी अंग जुड़ा होगा वो काम करना बंद कर देगा। आपने देखा होगा किसी व्यक्ति के शरीर के निचला हिस्सा काम नहीं करता है, इसका मतलब उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई होगी, इसलिए काम नहीं करता है। तो पौधा जो होता है उसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, इसलिए यही वाला राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भौतिकी का कौन सा नियम बताता है कि जब दो विद्युत आवेशों के बीच दूरी दुगनी हो जाती है तो उनके बीच बल उनके पूर्व मान से 1/4 हो जाता है। ये बताता है कूलाम का नियम। आपको पता होगा कि अगर दो आवेश हैं Q1 Q2, वो r दूरी पर स्थित हैं, तो इस फॉर्मूले के बेसिस पे उनमें लगने वाला बल होता है F = K Q1 Q2/r²। इसमें जो K होता है वो कूलाम कांस्टेंट होता है। तो आप देख रहे हैं जब दूरी दोगुना कर देंगे तो मान तो 1/4 हो ही जाएगा। और एक छोटा सा पॉइंट इसमें और है कि जो समान आवेश होते हैं यानी कि प्लस प्लस वाले, वो एक दूसरे को रिपल्स करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये तो बहुत सिंपल था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों में से किस देश में प्रतिष्ठित हेस्टिंग्स अंतर्राष्ट्रीय शतरंज कांग्रेस का 95वां संस्करण आयोजित किया गया था। तो ये किया गया था इंग्लैंड में। हेस्टिंग्स इंग्लैंड का एक शहर है और ये हेस्टिंग्स अंतर्राष्ट्रीय शतरंज कांग्रेस हर वर्ष इसी हेस्टिंग्स शहर में ही आयोजित की जाती है। नेक्स्ट है, जब हम प्याज काटते हैं तो सिंथेज एंजाइम प्याज के अमीनो एसिड सल्फाइडक्स को किस एसिड में परिवर्तित कर देता है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, प्याज काटते समय सल्फेनिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। और ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्याज काटते समय हमारी आंखों में आंसू क्यों आते हैं। तो हमारी आंखों में कौन सा एसिड लगता है, सल्फेनिक एसिड लगता है। ऐसे कई बार क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट था, निम्नलिखित में से कौन सिरके का प्रमुख घटक है। बहुत ही कैश क्वेश्चन है। सिरके का प्रमुख घटक होता है एसिटिक एसिड। और भी देखिए जैसे साइट्रिक एसिड, ये खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे नींबू संतरा हो गया। और लैक्टिक एसिड से क्वेश्चन क्या बनता है कि हमारी मांसपेशियों में अगर लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है तो हमें थकान का अनुभव होता है। और नाइट्रिक एसिड HNO3, इसका यूज TNT वगैरह बनाने में किया जाता है। और नाइट्रिक एसिड को अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिला दें HCl के साथ तो एक्वारेजिया तैयार हो जाता है, जिसको अम्लराज कहते हैं। और उसी अम्लराज में सोना घुल जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे पहले द लेडी बिलिंगडन पार्क के रूप में जाना जाता है। कौन सा पार्क था वो पार्ट था लोधी गार्डन्स को। देखिए लेडी बिलिंगडन जो थी वो लॉर्ड बिलिंगडन की वाइफ थी। लॉर्ड बिलिंगडन कब आए थे भारत में, आपको पता होगा, गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। तो इरविन के बाद जो लॉर्ड वायसराय बना था वो यही बना था, लॉर्ड बिलिंगडन। उन्हीं की वाइफ का नाम था लेडी बिलिंगडन। तो उनके नाम पे जो पार्क था अब उसका नाम बदल के कर दिया गया, क्योंकि नाम बदलने की प्रथा तो बहुत प्रचलित है। आप देख रहे हैं सभी शहरों के नाम, सभी स्टेशनों के नाम बदले जा रहे हैं, स्टेडियम्स का नाम बदला जा रहा है। सरदार पटेल का भी हाल में बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया, जिसका सबसे पहले नाम मोन्टेरा स्टेडियम था। नेक्स्ट पूछा था, उद्योग 4.0 एक जटिल साइबर भौतिकी प्रणाली है जो डिजिटल प्रौद्योगिकियों के साथ उत्पादन में सहयोग करती है। रेल मंत्रालय और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने उद्योग 4.0 पर एक अनूठी परियोजना प्रारंभ करने के लिए किस संस्थान के साथ साझेदारी में हाथ मिलाया है। तो ये जो संस्थान है वो है IIT कानपुर। ये उद्योग 4.0 के तहत रेल मंत्रालय के साथ मिलकर स्मार्ट रेलवे कोच बनाएगा। तो इसका राइट आंसर है IIT कानपुर के साथ। नेक्स्ट पूछा था, निम्नलिखित में से किसे 50वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। 50वां किसे दिया गया है 2019 में, अमिताभ बच्चन को। नेक्स्ट है, कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य है। तो इस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा टफ कर दिया, हमें जिलों के बारे में नहीं पता रहता है विशेष रूप से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कोडागू डिस्ट्रिक्ट में है ब्रह्मगिरी वन्यजीव। नेक्स्ट पूछा था, निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था। तो नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद, जिसको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य मगध का राजा बना था। और इस वंश का संस्थापक कौन था, इस वंश का संस्थापक था महापद्म नंद। और हिस्ट्री में जितने भी वंश और संस्थापक हैं उससे रिलेटेड ये वाला मैंने बेहतरीन वीडियो बनाया है। अगर आपने इसको अभी तक नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद एग्जाम में आपका 1 नंबर पक्का हो ही जाएगा, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है, हम देख रहे हैं। नेक्स्ट है, 2019 की ब्रांड फाइनेंस रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है।
तो 2019 का देखकर क्या करेंगे, वैसे 2019 में भी 7वां स्थान था और 2020 में भी भारत का 7वां स्थान है। ये देख लीजिए, ब्रांड फाइनेंस नेशन ब्रांड्स की 2020 की रिपोर्ट है ये। इसमें भारत का जो स्थान है वो है 7वां स्थान। और इसके अलावा हम दुनिया के टॉप 10 ब्रांड्स भी देख लेते हैं, हालांकि एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा वो, फिर भी देख लेते हैं हम लोग। दुनिया के जो मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स हैं 2020 में, वो नंबर 1 पे है अमेजोन, नंबर 2 पे गूगल, नंबर 3 पे एप्पल, फिर माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, ICBC, ये भी चाइना की कोई कंपनी है, उसके बाद फेसबुक, वॉलमार्ट और चाइना की कोई कंपनी है, और लास्ट में हुवेई। और इसके अलावा भारत के कौन से ऐसे ब्रांड हैं जो टॉप 10 में रहे इंडिया में, तो इंडिया में रहा टाटा पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे LIC, तीसरे पे इन्फोसिस, फिर SBI, फिर महिंद्रा, 6 नंबर पे HDFC बैंक, 7वें पे एयरटेल, 8वें पे SCL, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और लास्ट में विप्रो। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय घुड़सवार कौन बने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 के हर एग्जाम में पूछा गया और 2021 में भी इसके पूछे जाने की चांसेस हैं, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक अभी भी हुए नहीं हैं, अभी भी पेंडिंग में पड़े हैं कोरोना के कारण। तो ये जो घुड़सवार हैं वो हैं फवाद मिर्ज़ा, इन्होंने ही ओलंपिक के लिए पहले क्वालिफाई किया है। और ये इंडोनेशिया जकार्ता में जो हुए थे 2018 के एशियन गेम्स, उसमें भी सिल्वर मेडल जीत चुके हैं। इनको अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है 2019 में, उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप बिल्कुल याद रखिए। 2020 के जो ओलंपिक टोक्यो में होने थे वो तो हो नहीं पाए, फिर अब कब होंगे, अब होंगे टोक्यो ओलंपिक 2020 वाले जुलाई अगस्त 2021 में। कहाँ होंगे, टोक्यो में ही होंगे। नेक्स्ट है, वैश्विक निवेशक सम्मेलन एसेंट 2020 का आयोजन किस राज्य में किया गया। तो एसेंट का आयोजन किया गया था 2020 का केरला में। ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट थी, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं दुनिया के बड़े बड़े, वो सभी आकर इसमें मिलते हैं। नेक्स्ट है, विंग्स इंडिया 2020 का आयोजन निम्नलिखित हवाई अड्डों में से किस हवाई अड्डे पर होना निर्धारित है। तो विंग्स इंडिया जो 2020 था वो एशिया का लार्जेस्ट इवेंट था सिविल एविएशन फील्ड में, मतलब जितने भी हवाई सेवाएं होती हैं, यात्री विमान, उन सब कंपनियों का समिट था ये हुआ था बेगमपेट हवाई अड्डा। और बेगमपेट हवाई अड्डा कहाँ है, ये है हैदराबाद यानी कि तेलंगाना में। और भी देख लीजिए, वारंगल हवाई अड्डा कहाँ है, वारंगल एक सिटी है तेलंगाना की, वहीं पर है ये। राजमुंद्री हवाई अड्डा कहाँ है, राजमुंद्री में तम्बाकू शोध संस्थान है, उसके लिए फेमस है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी आंध्र प्रदेश में है। और विजयवाड़ा तो आपको पता ही होगा, आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है, बोर्रा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर निम्नलिखित पहाड़ियों में से किस पहाड़ी पर स्थित हैं। हमने क्वेश्चन किया था एक कि ढिमसा जो नृत्य है वो आंध्र प्रदेश की अरकू घाटी की महिलाएं करती हैं, और अरकू घाटी में ही बोर्रा केव्स पाई जाती हैं। और अरकू घाटी और बोर्रा गुफाएं दोनों अनंतगिरी पहाड़ियों में मिलेगी आपको आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट था बॉम्बे, जिसका नाम अब मुंबई कर दिया गया, में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला किस वर्ष रखी गई है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, जो गेटवे ऑफ इंडिया है ये है मुंबई में। आपको मैंने बताया था दिल्ली दरबार लगाया गया था दिसंबर 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए। उसी दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज 5 और उनकी वाइफ क्वीन मेरी भारत आई थी, तो उनके भारत आने की खुशी में ही इस गेटवे ऑफ इंडिया को बनाया गया था मुंबई में। लेकिन इसकी आधारशिला 1911 में न रखकर 1913 में रखी गई थी। और इसी से मिलता जुलता एक और नाम है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्या, इंडिया गेट। इंडिया गेट जो है वो दिल्ली में स्थित है। और इंडिया गेट क्यों बनवाया गया था, इंडिया गेट ऐसे लोगों के लिए बनवाया गया था, हमारे भारत के सैनिकों के लिए जो ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे और जो पहले विश्व युद्ध के समय शहीद हो गए थे। पहला विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 से लेकर 18 तक हुआ था। तो उसमें जो भी भारतीय ब्रिटिश आर्मी की ओर से लड़ने गए थे उनकी याद में ये वाला स्ट्रक्चर बनाया गया था, इंडिया गेट। और आपने गणतंत्र दिवस की परेड देखी होगी, तो सारी परेड इस इंडिया गेट के सामने ही होती है। उस समय आपने देखा यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड स्नाइपर बंदूक लेके खड़े रहते हैं, यहाँ पर कभी आपने ध्यान दिया हो। और इसकी इमेज को आप गूगल से डाउनलोड करके जूम करके पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको लिखा मिल जाएगा कि ये जो गेट है वो किसकी याद में बनाया गया है। तो फ्रेंड, इस तरीके देखिए हमने इस सेट के 25 क्वेश्चन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करिए, और चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।